हमारी यूनिवर्स की केमिकल कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और सिर्फ 1% दूसरे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? हाइड्रोजन और हीलियम की परसेंटेज इतनी ज्यादा क्यों है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स इतनी कम परसेंटेज में क्यों पाए जाते हैं? और इसके साथ साथ एक सवाल यह भी पैदा होता है कि बिग बैंग के वक्त टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वहां पर तो न्यूक्लियाइज भी नहीं बन सकते थे, फिर एटम्स कैसे बने? ये है कायनात की बात। मैं हूं फवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल साइंसदान.pk। एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और किसी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर ये डिटरमाइन करते हैं कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होगी। यानी कि अगर हम प्रोटॉन की तादाद ज्यादा या कम कर दें तो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज तब्दील हो जाएंगी। जिस तरह हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, और हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन्स हैं तो उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह हमारे पास नेचुरली अकरिंग 92 केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी प्रॉपर्टीज उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन के डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट है। अल्केमिस्ट एक शख्स था जो आम एलिमेंट से सोना बनाना चाहता था, लेकिन वो नाकाम हुआ। उसकी वजह यह है कि अगर हम किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को तब्दील करना चाहते हैं तो हमें उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन को तब्दील करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास यह है कि हम न्यूक्लियस को किसी चीज के साथ इतने जोर से स्ट्राइक करवाएं कि वो टूट जाए। दूसरा तरीका यह है कि हम दो छोटे न्यूक्लियाइज की टक्कर इतनी जोर से करवाएं कि वो आपस में फ्यूज होकर रह जाएं और वो एक बड़ा न्यूक्लियस बना दें। लेकिन इन दोनों मेथड्स के साथ अपना अपना मसला है। पहले के साथ यह है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इतनी स्ट्रांगली बॉन्डेड है कि हम उनको इस मेथड के जरिए अलग नहीं कर सकते। और दूसरे के साथ मसला यह है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में होल्ड करके रखती है, वो बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर जाके एक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो न्यूक्लियाइज को बहुत ही करीब लेके जाना पड़ेगा ताकि हम उनको फ्यूज करवा सकें। लेकिन मसला ये है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी और हम ये काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये काम किया भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बिलियन केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और ये टेम्परेचर या तो स्टार की कोर में हो सकता है या फिर ये कायनात के इब्तदाई जमाने में मौजूद था। जॉर्ज गेमो, जो कि बिग बैंग थ्योरी के बानी माने जाते हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि जो न्यूक्लियाई हैं ये बिग बैंग के कुछ ही देर बाद वजूद में आए, और न्यूक्लियाई के बनने के इस प्रोसेस को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। होने के कुछ ही सेकंड बाद कायनात का टेम्परेचर कई बिलियन केल्विन था, और जो यूनिवर्स की फायरबॉल थी वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन और न्यूट्रिनोज पर मुश्तमिल थी। इस जमाने में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थर्मली इक्विलिब्रियम में थे, और ये वीक न्यूक्लियर प्रोसेस के जरिए एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते थे। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बनते रहते और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स बनते रहते थे। एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलाकर इन दोनों से ज्यादा है, जिसकी वजह से जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता तो एनर्जी ज्यादा दरकार होती थी। और फिर हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही थी और वक्त के साथ साथ टेम्परेचर डाउन होता गया, यानी कि एनर्जी कम होती गई, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के बनने का जो अमल है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, और एक वक्त ऐसा आया कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के बनने का जो अमल था वो मुकम्मल तौर पर रुक गया। और इस वक्त 6 प्रोटॉन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन था। एक बात याद रखिए कि न्यूट्रॉन सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है। अगर हम एक न्यूट्रॉन को आइसोलेट कर दें, उसको अलग कर दें,
तो वो दूसरे पार्टिकल्स में डिके कर जाता है, वो स्टेबल पार्टिकल नहीं होता। और इसको डिके करने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट दरकार होते हैं। यानी कि हम दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट थे कि उन 15 मिनट के अंदर वो न्यूक्लियाइज बना ले और अपने न्यूट्रॉन्स को बचा ले। अगर 15 मिनट के अंदर न्यूक्लियाइज ना बनते और जो न्यूट्रॉन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कब्जे में ना जाते तो ये डिके कर जाते और फिर हमें कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही नजर आता, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोसिंथेसिस की, जिसके जरिए न्यूक्लियस बने। सबसे पहले एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में टकराए और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से वो आपस में जुड़ कर रह गए और इन्होंने ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बनाया। और फिर ये जो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बना था, चूंकि एनर्जी और टेम्परेचर उस वक्त इतना ज्यादा था, ये इतनी तेजी से मूव कर रहे थे कि फिर ये जो ड्यूटेरियम के जो न्यूक्लियस थे ये आपस में टकराए और फ्यूज करके इन्होंने हीलियम का न्यूक्लियस बनाया। और बिग बैंग के होने के सिर्फ 3 मिनट बाद हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस बन चुके थे और पूरी की पूरी कायनात हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस और फोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल थी। अभी भी यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल एटम नहीं बना सकते थे। लेकिन जो यूनिवर्स एक्सपैंड करती गई और टेम्परेचर डाउन होता गया, आखिरकार करीबन कोई 1 लाख साल बाद एक ऐसा वक्त आया कि न्यूट्रल एटम्स बनने का माहौल साजगार हुआ और कायनात के अंदर पहली मर्तबा हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूट्रल एटम्स बने। और ये वो पहला वक्त था कि जब हमारी कायनात प्लाज्मा स्टेट से गैसियस स्टेट की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही थी। और उस वक्त हमारी पूरी की पूरी कायनात सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूट्रल एटम्स पर मुश्तमिल थी और पूरी की पूरी कायनात के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूट्रल एटम्स मौजूद थे। अब आप ये सवाल जरूर करेंगे कि अगर पूरी की पूरी कायनात में हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स ही बन गए थे तो फिर ये बाकी एलिमेंट्स कब और कहां बने? आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब है स्टीलर न्यूक्लियोसिंथेसिस, यानी कि स्टार्स की कोर्स के अंदर जो न्यूक्लियस बनते हैं, यानी कि बाकी जितने के जितने एलिमेंट्स बने वो स्टार्स की कोर्स के अंदर बने। और स्टार के जो कोर होती है उसके अंदर न्यूक्लियस बनने के जो अमल है उसे हम स्टीलर न्यूक्लियर सिंथेसिस कहते हैं। हम ये जान चुके हैं कि जब हमारी यूनिवर्स प्लाज्मा स्टेट से गैसियस स्टेट में आई तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम हमारी यूनिवर्स में मौजूद थे और शुरू में जो स्टार्स बने वो भी हाइड्रोजन और हीलियम पर ही मुश्तमिल हुए होंगे। और हम ये जानते हैं कि जो हमारे स्टार्स होते हैं ये फायर बॉल होते हैं गैस के, और ये जो गैस होती है इसको स्टार की ग्रेविटी होल्ड करके रखती है। एक स्टार जो सूरज की तरह का होता है उसकी जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो कोई 6000 केल्विन के करीब होता है और उसकी जो मरकज का जो उसकी कोर का टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁷ केल्विन होता है। जब स्टार की कोर के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से वहां पर मौजूद एटम इतनी काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो आपस में टकराते हैं और उस टकराने की वजह से वो फ्यूज होकर बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं। जब स्टार नए नए बने तो उनकी कोर्स के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाइज थे वो आपस में फ्यूज हुए, टकराने की वजह से वो हीलियम के न्यूक्लियस बने। और जो ही वो हीलियम के न्यूक्लियस बने तो ये स्टार कंट्रैक्ट हुए और उस कंट्रैक्शन की वजह से ये जो स्टार थे इनकी कोर का टेम्परेचर और बढ़ गया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने की वजह से चीजों का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जो ही टेम्परेचर बढ़ा, जो हीलियम के न्यूक्लियस थे इनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि फिर ये आपस में टकराए और ये फ्यूज हुए आपस में। फिर इन हीलियम के न्यूक्लियाइज ने मिलकर ऑक्सीजन और कार्बन जैसे न्यूक्लियाइज बनाए। और फिर जब
ये सारी की सारी हीलियम ऑक्सीजन और कार्बन में कन्वर्ट हो गई, तो फिर स्टार्स कंट्रैक्ट हुए। फिर जब स्टार कंट्रैक्ट हुए तो फिर टेम्परेचर राइज हुआ। फिर टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस बने थे, ये आपस में फ्यूज हुए, और ये फ्यूज होने के बाद इन्होंने और बड़े न्यूक्लियस बनाए। तो इस तरह और बड़े बड़े न्यूक्लियस बनते गए, और जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर नेचुरली अकरिंग जो एटम्स हैं या जो न्यूक्लियस हैं, वो इसी प्रोसेस के जरिए बने। और अगर हम ये कहें कि हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद कैल्शियम, हमारे खून के अंदर मौजूद आयरन, और हमारे सेल्स के अंदर मौजूद कार्बन दूसरे स्टार की पैदावार है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब और चैनल। इजाजत दीजिए, अल्लाह।